नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं सीएसपी नागेंद्र सिकरवार और सीएसपी मनीष यादव जी, जिनसे आज हम करेंगे साइबर क्राइम को लेकर ढेर सारी बातें। सर, सबसे पहले आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू। और आज जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस लगातार साइबर अवेयरनेस कैंपेन 2.0 चला रही है, जिसके तहत रोज हम नए लोगों से करा रहे हैं आपकी बातचीत और जान रहे हैं कि कैसे अपने आप को और अपने समाज को साइबर सेफ रखा जाए। और इसी के तहत आज हम सर से ढेर सारी बातें जानने वाले हैं। तो सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीष सर, मेरा पहला सवाल आपसे है। आजकल बहुत सारे जो है साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तरह तरह के अपराधी नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसे में कौन सा ऐसा साइबर फ्रॉड है जो अभी ट्रेंड में नहीं है लेकिन आगे बहुत हार्मफुल हो सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो चल रही हैं, जो हायर लेवल पर हैं जी। अभी लोअर लेवल पर उतना नहीं आई है। जिनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है वो है डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। हमारे पास जो पिछले 4-5-6 महीने में जो केसेस आए हैं, जो कि बड़े फ्रॉड हैं, जिनमें 1.5 करोड़ की ठगी है, 2 करोड़ की ठगी है, 90 लाख की ठगी है, वो ज़्यादातर इस तरीके की ठगी है जिसमें या तो डिजिटल अरेस्ट हुआ है और या फिर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लेने के लालच में उस तरीके फ्रॉड हुए हैं। तो अभी संभवतः ये 2 तरीके के सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, जिनमें बड़ी राशि का गबन होता है। जी। ये छोटी राशि के जो वो हैं, वो तो आपके लॉटरी फ्रॉड हो गया, आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई या किसी प्रकार की कोई लिंक आई, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये सामान्यतः छोटा पैसा जो आपका 1 लाख 2 लाख या 20-25 हज़ार 50 हज़ार, ज़्यादातर इनमें लोगों का इतना ही जाता है, जब तक वो सचेत हो जाता है और साइबर क्राइम से कनेक्ट हो जाता है या फिर 1930 पर कॉल कर देता है। लेकिन जो बड़ी समस्या है वो है जागरूक लोगों के साथ भी, जो शिक्षित भी हैं, वो भी डिजिटल अरेस्ट में इतना बुरे तरीके से फंसे। लगभग 1-1 महीने, उनकी 2-2 महीने तक उनकी डिजिटल अरेस्ट होती रहे और उन लोगों ने अपना पूरा पैसा जो है साइबर ठगों को दे दिया और फिर वो उसका लिंक भी इंटरनेशनल निकला। जी। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, डिजिटल अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसे में फँस जाए, तो पहले तो वो अपने आप को बाहर कैसे निकाले और दूसरों को अवेयर कैसे करे, पुलिस तक कैसे पहुँचे? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है विश्वास करने की, भरोसा करने की। वो आपको इस तरीके से बातें बताते हैं, एक नोटिस बना के भेजेंगे आपको सीबीआई का, ईडी का। एक आपको मतलब आपके किसी ऐसे व्यक्ति की बात बताएँगे कि आपका फलाना-फलाना व्यक्ति जो है पुलिस में है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जॉब थी। तो इस तरीके की बातें वो बताते हैं जिससे उन्हें आपके व्यक्ति उनको भरोसा हो जाता है, जो इसमें ठगा जाता है व्यक्ति, उसको भरोसा हो जाता है कि ये बिल्कुल असली पुलिस है, ये सीबीआई है या ईडी है। उनको बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो लोग, और फिर जब उनका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको पूरा सेटअप दिखाया जाता है कि देखिए ये पुलिस बैठी हुई है, ये सीबीआई के व्यक्ति बैठे हुए हैं। और पढ़े-लिखे व्यक्ति के साथ एक समस्या और है, शिक्षित होने के साथ, कि वो चीज़ों को रीड बड़ी जल्दी करता है। तो उसको लगता है कि नोटिस एकदम असली है। कभी ना वो अपने नज़दीकी थाने जाता है, ना वो अपने किसी अगर वो सिंपल कुछ ना करे, ऐसे केवल डायल 112 पर भी अगर वो फ़ोन कर दे, मैं तो ये कह रहा हूँ केवल डायल 112 भी फ़ोन कर दे और बता दे कि साहब मेरे साथ इस फ़ोन में ये समस्या आ रही, तब भी हम उसको थाने पर ले जाकर के उसकी समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जागरूक ना होने के कारण, चीज़ों को ओवर एक्सपेक्टेशन करने के कारण कि मैं इस चीज़ में फँस सकता हूँ या मेरे अकाउंट में शायद पैसा आया होगा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा चीज़ों का डर दिखाते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सीधा जो है गैर नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो लोगों को लगता है कि कहीं हम इसमें फँस ना जाएँ, तो भाई हमारी जाँच कर लीजिए आप, जिस भी तरीके की करनी है। तो ये समस्या है लोगों के साथ थोड़ा, इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है जी। और सबसे ज़रूरी बात डिजिटल युग में कि मध्य प्रदेश या कोई भी पुलिस आपको कभी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करेगी, सबसे पहले आपके घर समन भेजा जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा अपराधी आप तक पहुँचने की कोशिश करे, तो एक बात बिल्कुल क्लियरली याद रखें कि बिना समन के कोई भी पुलिस आपको कभी अरेस्ट नहीं करेगी। सर, बात हम डिजिटल फ्रॉड की कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपना पैसा भी गँवाते हैं। तो नागिन सर, मेरा सवाल आपसे है, अगर किसी का पैसा चला जाए, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तो 10 मिनट या कहें हम आगे का 1.5 घंटा बहुत गोल्डन आवर माना गया है। ऐसे इस टाइम में उसे सबसे पहला जो एक्शन है वो क्या लेना चाहिए? जब भी लोगों को ये पता चलता है कि उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है या उसने किसी गलत लिंक पे क्लिक कर दिया और उसका पैसा कट गया है, तो जैसे ही पैसे से उसे जानकारी मिले कि मेरा पैसा विड्रॉल हो गया है, सबसे पहले वो 1930 पे कॉल करें, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। उस कंप्लेन के माध्यम से उनके पास एक नंबर आ जाएगा कंप्लेन की रजिस्ट्रेशन का, तो वो
वो सारे अकाउंट जिनमें वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उन सारे अकाउंट को फ्रीज करेंगे, जिससे पैसा सुरक्षित हो जाए। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, जैसे 10 लाख का फ्रॉड हुआ, जी 8 लाख रुपए उनके फ्रीज हो गए, 2 लाख विड्रॉल कर लिए। जो विड्रॉल मनी है उनको छोड़कर सारे पैसे वापस हो जाते हैं विद इन सम डेज। जी 3-4 दिन में आपको वापस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको सारा जो पैसा है उसको फ्रीज कराना है, जिन जिन बैंक खातों में गया। वो मल्टीपल खाते होते हैं, लेकिन सभी के 5, 6, 7, 8, 9 लेयर तक पैसे फ्रीज हो रहे हैं, तो वो वापस मिल जाएंगे। सबसे अच्छा ये। तो एक बड़ी कामयाबी आप इसको पुलिस की कह सकते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने सारी चीजों पर अपना शिकंजा कसा हुआ है कि काफी हद तक ये पूरा पॉसिबल है कि आपके पैसा जो गया है वो पुलिस वापस रिकवर कर लेती है। लेकिन बात यही है कि जितनी जल्दी आप 1930 पर कॉल करेंगे उतनी जल्दी आप अपने पैसों की रिकवरी पा पाएंगे। सर, पैसों की रिकवरी की बात चल रही है, ऐसे में बात हमने अभी सर ने म्यूल अकाउंट की बात की। जैसे कोई मेरे नाम से या हम किसी को खाता भेज देते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अपना खाता किसी व्यक्ति को भेज दे, तो ऐसे में संबंधित व्यक्ति जिसने बेचा है उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है? देखिए, जिस भी व्यक्ति ने अपना खाता बेचा है वो हमें तभी पता चलता है जब वो खाता रिपोर्ट होता है, जी या उसके माध्यम से दिल्ली की पुलिस हो, नासिक की पुलिस हो या मुंबई की पुलिस हो, जब वो हमारे पास कांटेक्ट करती है, या फिर उसका अकाउंट फ्रीज होता है। 2-3 तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपना खाता बेचा है। यदि वो स्वयं आकर शिकायत करता है, जिस व्यक्ति का खाता फ्रीज है या जिसके लिए वो खाता रिपोर्ट हो रहा है, यदि वो स्वयं आकर के शिकायत करता है कि सर मेरा ऐसा ऐसा ये खाता था, मेरा फलाना व्यक्ति राम या श्याम जो भी है उसको मैंने ये खाता दिया था और उसने इसमें कुछ पैसा डलवाया जिस वजह से ये पैसा जो है फ्रीज हुआ है, यदि हमारे पास आता है तो संबंधित साइबर सेल जो उस जिले की है उसको हम लोग कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो फलानी व्यक्ति हैं इनका पैसा जो है इनके अकाउंट में पैसा आया था और उन्होंने हमारे पास सूचना दी है कि पैसा इनके अकाउंट में आया है और ये तीसरे व्यक्ति ने पैसा निकाला है। तो एक चांस बनता है उसका कि वो अपने ही तरफ से ही इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को और पुलिस को सामने से आकर के सूचना दे रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति जानबूझ करके 2000 रुपए के लालच में, थोड़े बहुत कमीशन के लालच में अगर इस तरह की चीज़ें करता है तो फिर वो आरोपी बन जाता है। जी अगर आपके खाते में कभी भी ऐसा पैसा आए तो सबसे पहले आप अपने जो नज़दीकी थाने हैं वहाँ पर जाइए और उनको बताइए कि भाई ये पैसा मेरे अकाउंट में आया है, ये अनवांटेड पैसा है, मुझे ये नहीं चाहिए था, लेकिन जिन सोर्सों से आया आप उन्हीं सोर्सों से वापस करवा दिए। दूसरा, आप अपने जो संबंधित आपका बैंक है जिसमें पैसा गया है उस संबंधित बैंक मैनेजर को भी आप एक पत्र दीजिए, जा करके एक लेटर दीजिए उनको कि ये पैसा जो है मान लीजिए 20,000 रुपये या 25,000 रुपये मेरे खाते में आया है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, पैसे का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है। तो फिर ऐसे में संभावना बनती है कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी इसी डिजिटल अरेस्ट के मामले में 1.58 करोड़ की जो एक हमारे यहाँ ठगी हुई थी उसमें एक लड़के को हमने यहीं से अरेस्ट किया है अम्बा से, जिसके खाते में 4 लाख रुपए गया था। वो लड़का स्वयं वो काम कर रहा था, उसने केवल 91,000 रुपए निकाल पाए थे, बाकी के जो पैसे थे वो फ्रीज हो गए थे। जी तो कुछ लोग जानबूझ कर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता इसकी क्या गंभीरता है। और उसके पिताजी किसान थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और जो पैसा था उसको रिकवर कराया, लेकिन केवल 2-4 हज़ार के लालच में आप उस जाल में फंस रहे हैं। ये पूरा एक सर्कल है, साइबर क्राइम का एक सर्कल है। म्यूल अकाउंट्स, साइबर ठग, इंटरनेशनल ठग, उसको फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करना, फिर उस पैसे को जो है बाहर भेजना, यहाँ से फिर सूडान, चाइना, पाकिस्तान, आप जहाँ चाहें यूएसडीटी के माध्यम से को भेज सकते हैं। फिर हमारी जो ज्यूरिडिक्शन है वो अपने देश तक सीमित है, हम उसमें और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए म्यूल अकाउंट्स के फ्रेम में आप लोग ना फंसें। हमारा युवाओं से यही निवेदन है, किसी को भी अपने 2-4 हज़ार 5 हज़ार के लालच में अपना खाता, पासबुक, बैंक, आधार कार्ड ना दें प्लीज़। और छोटा सा लालच आपको एक संगीन अपराधी में तब्दील कर सकता है। याद रखिए, आपका एक छोटा सा लालच आपको और आपके परिवार को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। पुलिस लगातार आपको अवेयर कर रही है 1930। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड होता है या आप कहीं से भी फंस जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें जिन्हें आप याद रख के अपने आप को और अपने समाज को सिक्योर रख सकते हैं। सर नगीन सर, मेरा आपसे सवाल है, अपराधियों के लिए जो सबसे इजी टारगेट माने गए हैं वो होते हैं बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, और ये तीनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिवली सर्फिंग करते हैं। तो ऐसे में ये लोग किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे साइबर अपराधियों के शिकंजे में ना फंसे? साइबर अपराधी जिनको भी टारगेट करते हैं, बच्चे बूढ़े के अलावा, 2 चीज़ें उनके पास, या तो वो आपके डर का फ़ायदा उठाएंगे, आपको डराएंगे जी और आपका जो नॉलेज है उसको ओवरकम करना चाहेंगे, आपके ऊपर ऐसा दबाव बनाएंगे जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आपने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी है और आपको बचाने का केवल एक ही तरीका है कि आप उनके कहे अनुसार काम करो। एक तो डर, दूसरा लालच। जी
अगर कोई 2 लाख की चीज़ है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और ये मैं 50,000 रुपये में, 2 लाख रुपये में, 3 लाख रुपये में इतना सस्ता बेच रहा हूँ जो संभव नहीं है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। दूसरा, जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। जिन लोगों को आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जानते, उनको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि क्या वो सही साइट है। जो आप खरीद रहे हैं, तो आप जो भी मार्केट में जो अच्छी साइट हैं, जो उनके अच्छे सेलर हैं, उन्हीं से खरीदें। उसके अलावा ऐसा कोई ऑफर जो विद इन टाइम ख़त्म होने वाला हो, 5 मिनट के लिए, कोई कैमरा है, कोई घड़ी है, तो इस तरीके के लालच में ना आए। अगर आप इन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो सामान्यतः आप बचे रहेंगे। जी, छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखिए, एक छोटी-सी हमारी सावधानी और सतर्कता एक बड़े साइबर फ्रॉड को रोक सकती है। और यही छोटी-छोटी चीज़ें मध्य प्रदेश पुलिस लगातार आप तक पहुँचा रही है। रोज़ हम नए लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इसी के साथ मनीष सर, मैं आपसे बात करूँ, अभी हमने सोशल मीडिया के फ्रॉड की बात की, लेकिन फ्रॉडस्टर हर दिन नए तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। हर दिन एक नया अपराध, साइबर अपराध हमारे सामने आता है। वर्तमान में बात करूँ, जो कोई आपने देखा हो जिसमें पढ़े-लिखे व्यक्ति शिकार हुए हों, क्योंकि कहीं न कहीं समाज का एक वर्ग मानता है कि जो पढ़ा-लिखा है वो संभव है कि वो शिकार ना हो अपराध का। देखिए, आज ही का मैं एक केस बताता हूँ आपको। अभी हाल ही में कॉलेज के एडमिशन्स चल रहे हैं। जी। एक व्यक्ति ने यहाँ से दिल्ली में कॉलेज एडमिशन के लिए वो गया। उसके बाद वहाँ उनकी बात हुई। जाने के बाद उन्होंने अपनी कुछ जानकारी वहाँ फॉर्म फिलअप किया। फिलअप करने के बाद वो जानकारी पता नहीं किस तरीके से किसी अन्य जो साइबर फ्रॉड था उसके पास पहुँच गई और उन्होंने बोला कि हम आपका इस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने के नाम पर पहले तो जो है उससे उन्होंने 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराई और उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने बताया उनको कि आपकी जो फ़ीस है वो लगभग सेमेस्टर वाइज़ 2-2 लाख रुपए पड़ेगी। लेकिन अगर आप इकट्ठे जमा करना चाहेंगे तो आपको जो पैसा आपका 4 साल में जो है 16 लाख रुपए लगना है, वो हम 8 लाख में ही आपका सेटल कर देंगे। तो उस जो फरियादी था इस केस में, उसने ये पैसा धीरे-धीरे करके उसने 1 महीने के अंदर अभी हाल ही में 8 लाख रुपए उनको दे दिया। और वो बिल्कुल भी इस बात से अनजान है कि उसके साथ एक फ्रॉड हो गया है। जी। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। बीच में आपने देखा होगा नीट के पेपर को लेकर के चला था। जी। जब शादी विवाह शुरू होते हैं तो फिर जो कार्ड होता है उसमें लिंक छुपा करके जो साइबर फ्रॉड है वो देते हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी का भी मान लीजिए एक तरीके से वो चल रहा है, तो उसकी सदस्यता लेने के भी लोगों ने पीडीएफ बना करके उसमें अपने मालवेयर छिपा करके लोगों को दिए। जी। तो जो भी आप नई चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें कि आपकी सुरक्षा के लिए चल रही है, आपके हित में चल रही है। पहले जो हमारा जो लोगो है, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। बिल्कुल सेम इसी पद्धति पर चलना है और जिस भी चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर हमारी 1930 उस पर भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा साइबर थाना और जो हमारा नज़दीकी थाना वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जी। छोटी-छोटी चीज़ें जो लगातार मध्य प्रदेश पुलिस आप तक पहुँचा रही है, हम आप तक समझा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आप थोड़ी-सी सतर्कता के साथ नेट सर्फिंग करेंगे, तो आप साइबर सिक्योर रह सकते हैं। नागिन सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमने अभी बात की जो फ्रॉड की थी पढ़े-लिखे व्यक्तियों की, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट अभी भी सेफ नहीं है। ऐसे में अगर हम अपने फ़ोन की बात करें, सोशल मीडिया ऐप्स हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उन्हें सिक्योर रख सकते हैं और कैसे सेफली सर्फिंग कर सकते हैं नेट पे? कुछ बेसिक प्रोटोकॉल हैं, जैसे आपको जो अपडेट आते हैं, अपडेटेड वर्जन यूज़ करें आप। जी। अगर आप लैपटॉप वगैरह पे भी सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हैं तो उनमें अपना एंटीवायरस वगैरह रखें। उसके अलावा आप जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल लॉग आउट करें। और अगर आवश्यकता है तो सोशल मीडिया साइट्स पे आप सर्फिंग कर सकते हो उस समय, लेकिन जो अपने डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उनको अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो। उसके अलावा ये है कि जो पासवर्ड हैं आप लगातार बदलते रहें। ऐसे कोई पासवर्ड यूज ना करें जिनसे जो बहुत ही कॉमन हो, आपकी बर्थ डेट हो, आपके फैमिली रिलेटेड कोई ऐसा बर्थ डेट हो, आपका कोई एडमिशन डेट हो, इस तरह के पासवर्ड यूज ना करें। प्रोफाइल पे किन लोगों को जोड़ रहे हैं आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जोड़ना मतलब आवश्यक भी नहीं है, और अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो क्या आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। जी। तो अगर आपको धीरे-धीरे करके इस जाल में फँसाया जाता है। कई तरीके के लोग होते हैं जो कई तरह के प्रलोभन देते हैं, चाहे वो निवेश से संबंधित हो, चाहे वो आपके पर्सनल डाटा से संबंधित हो, दोनों में ही आपको सोचना पड़ेगा और
अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो किसी समझदार व्यक्ति से, जो व्यक्ति दूसरा है और जो कानून की समझ रखता है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को छोटा सा बना दिया है जहां पे साइबर फ्रॉड आप तक इजीली पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी सतर्कता आपको इस बड़े से अपराध से बचा सकती है। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। मनीषा, जाते जाते वाले को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्वालियर वासियों से मेरी यही अपील है कि वर्तमान में हमारा जो सेफ क्लिक 2.0 पुलिस मुख्यालय द्वारा जो साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और उसमें जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो सावधानियां बताई जा रही हैं, किसी के साथ अपना एटीएम पिन या ओटीपी या पासवर्ड या कहें म्यूल अकाउंट्स में अपना खाता देना, इस तरीके की चीज़ें ना करें। और एक छोटी सलाह मेरी ये है कि सावधानी रखते समय अगर आपका जो मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक है, कृपया करके उसको कभी सार्वजनिक ना करें, उसको आप लोग गुप्त रखें। जहाँ भी आप डिजिटल जो भी पेमेंट करते हैं, उसको किसी जगह बहुत सार्वजनिक जगह ऐसे ही यूज़ ना करें। आप अपना एक सेपरेट एक छोटा अकाउंट रखिए, जिसमें आप छोटे-मोटे जो है पेमेंट्स करते हैं। अगर आप बड़े अकाउंट्स वाले अगर आपके खाता है, उसको आप थोड़ा-सा डिटैच रखिए अपने मोबाइल से। तो यही मेरी सलाह है, थोड़ा-सा ये सावधानी आवश्यक है। जी, थैंक यू सो मच मनीष सर। सर, नगीन सर, आप जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर वालों को ये कहना चाहूँगा, जो पुलिस मुख्यालय का और ग्वालियर पुलिस का जो आह्वान है, वो आप तक पहुँचे। आप लोग सुरक्षित साइबर स्पेस में रहें और जो भी साइबर में आप एक्टिविटी करते हैं, और चाहे आपके व्यक्तिगत प्रोफाइल से संबंधित हो या फिर आपके ट्रांजैक्शन से संबंधित हो, बहुत ही केयरफुल रहें, बहुत ही जानकार बनें, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें और लगातार फ्रॉड के जो तरीके हैं उनके बारे में जानें और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जानें। आप जितना जागरूक रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।